तो आज तारीख है 29 सितंबर, और 29 सितंबर की अगर फर्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हर जगह एक ही न्यूज़ है। एक तो पंजाब की, क्योंकि पंजाब के जो स्टेट पार्टी हेड थे कांग्रेस के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपने सिद्धू ने। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने ये भी देखा कि कन्हैया कुमार ने ज्वाइन भी कर लिया वहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस को। लेकिन ठीक है, बस यही दो चीजें थी जो मेन थी। और बहुत से लोगों का मानना ये है कि कांग्रेस जो कह रही थी कि हम पार्टी फेस बनाएंगे पंजाब में सिद्धू को, तो वो मे भी शायद ना बनाए अब। एक नेक्स्ट न्यूज है। देखो, बाय द वे ये वाली न्यूज हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं थी, ये तो बस न्यूज में अगर ज्यादा कोई चीज है तो डिस्कस कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने कर दी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो आईटीआई को लेके आई है। देखो, न्यूज में बेसिकली ये है कि बिहार में पिछले 11 साल में अगर कहा जाए तो 20 ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अब इस मृत्यु की बात की जाए ना, तो यहाँ पे मेन बात यह है कि जो लोग आईटीआई के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरों के लिए आईटीआई लगा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है बिहार में। अब यहाँ पे अपन थोड़ी आईटीआई की बात करते हैं, आईटीआई क्या है, कैसा है। तो हम देखते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में हुआ था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि यूएन में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी हुआ था 1966 में। इन दोनों में ही आईटीआई का जिक्र था। और इसी के चलते 2005 में इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है, जो इसलिए आता है कि इंडिया में करप्शन कम होगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डेमोक्रेसी बढ़ाई जाएगी, लोगों का पैसा कहाँ लग रहा है, सरकारी महकमे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सब की जानकारी लोगों को देना आवश्यक कर दी गई। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दो तीन सेक्शन है जिनको अपन को जानना जरूरी है। उनमें क्या क्या है? जैसे सेक्शन 1 क्लॉज 2 में है कि जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता था, जो कि अब हटा दिया गया है। वहीं सेक्शन 2F में ये लिखा हुआ है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन कोई भी कैसे भी ले सकता है, चाहे तो कागज के माध्यम से ले सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ले सकता है। ये अभी जोड़ा गया है बाय द वे, इंटरनेट वगैरह ज्यादा रेगुलेट होने के बाद। सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटीज को खुद की जो डाटा वगैरह है उनको खुद से ही जारी कर देना चाहिए, लोगों को मांगना ना पड़े, जितना भी ऐसा डाटा है जो जारी कर सकते हैं। और सेक्शन 8(1) में ये लिखा हुआ है इसी के एक्ट के, कि जो एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं सेक्शन 8(1) में, एग्जेम्पशन मतलब जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी के रिकॉर्ड्स वगैरह हुए या किसी प्राइवेट अथॉरिटी का हुआ, तो वो सब चीजें नहीं दी जाएंगी, इसमें केवल पब्लिक दे सकते हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा है कि जब आईटीआई लगाई गई जो अपन देखते हैं पीएम केयर्स पे, तो उन लोगों ने कह दिया ये तो प्राइवेट एंटिटी है, क्योंकि पब्लिक एंटिटी होता तो उनको रिकॉर्ड देना पड़ता, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल, बस ये एक न्यूज थी। और हाँ, बाय द वे, अगर हम ये बात करें ना कि डिसाइड, देखो पहले इसके जो चीफ, हम लोग बोले चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो थे ये, उनका टेन्योर 5 साल होता था। बट 2019 में एक एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके टेन्योर को लेके, उनकी सैलरी को लेके, उनकी रिटायरमेंट की बाद की जो पेंशन है उसको लेके, इन सब का फैसला लेने की पूरी पूरी ताकत केंद्र सरकार ने खुद के हाथ में ले ली। तो अब इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, केंद्र सरकार जितनी इन चाहे उतने रख सकती है, और जितनी चाहे उतनी सैलरी दे सकती है। तो दैट्स ऑल, ये एक न्यूज में था। एक नेक्स्ट न्यूज है देशभक्ति करिकुलम को लेके। हम देखते हैं दिल्ली सरकार ने देशभक्ति करिकुलम को लॉन्च करने की बात कही थी, और कल उसको इनॉग्रेट भी कर दिया, चालू कर दिया। बेसिकली यही है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने जो किया वो पढ़ाया जाएगा, और वो पढ़ाया जाएगा मतलब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को डाइवर्सिटी में पीस कैसे रखनी है, देशभक्ति का ज्ञान दिया जाएगा। जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो किया उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, हमारे देशभक्ति का ट्रू सेंस जो आज के जमाने में खोता जा रहा है, उस ट्रू सेंस को पढ़ाया जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये कहा गया है। और बाय द वे, देखते हैं अब होता कितना इम्प्लीमेंट है, किस हद तक, लेकिन जारी तो यही सब किया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है जोजिलू टनल को लेके, कि ZOJILU जोजिलू टनल, एक 13.5 किलोमीटर का टनल बन रहा है, जो एशिया का लार्जेस्ट बाई रोड टनल होगा बाय द वे, और अंडरग्राउंड टनल भी एशिया का लार्जेस्ट हो जाएगा, इंडिया का लार्जेस्ट, सॉरी। वहीं ये तकरीबन 13.5 किलोमीटर का होगा, जो 1.5 लाख करोड़ की लागत से बन रहा है, अगले 5 साल में बनेगा, 2026 तक बनकर तैयार होगा।
और जो लद्दाख और जम्मू दोनों को आपस में जोड़ेगा बाल्टा के रास्ते होते हुए, और बाल्टा के रास्ते होते हुए बाल्टाल के लद्दाख और जम्मू को जोड़ेगा। और बाय द वे अगर हम बात करें ना कि उस रास्ते में लद्दाख और जम्मू के बीच में और कौन कौन से टनल हैं जो जरूरी हैं, तो एक टनल है जो अभी शुरू किया गया था, हम लोगों ने देखा था कि चेनानी नेशनल टनल, जो कि पटनी टॉप के पास में बनाया गया था। तकरीबन 9.2 किलोमीटर का रास्ता है जो पटनी टॉप से बटोटे तक जाता है। ये भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। और वही हम देखें जवाहर टनल के बारे में हम लोगों ने सुना ही है बहुत ज़्यादा कि BRO मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके द्वारा बनाया गया था 1960 में, जो 2.85 किलोमीटर का था। बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में पहला टनल जवाहर ही था। और हाल में एक टनल, अब टनल की बात कर रहे हैं तो एक टनल की बात और कर लें जो हाल में बहुत न्यूज़ में है। हम देखते हैं अटल टनल। अटल टनल हम देखते हैं दुनिया अपने यहाँ का सबसे लंबा टनल है जो रोहतांग वैली में बनाया गया है, और जो सूसा वैली और रोहतांग वैली दोनों को आपस में जोड़ता है। बाद में वो हिमाचल में है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं है अटल टनल। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो भाई ये सेबी की तरफ से हम देखते हैं ना कि जो एक्सचेंज होते हैं, अलग अलग एक्सचेंज होते हैं, डेरिवेटिव एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज होते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। ऐसे ही गोल्ड एक्सचेंज बनाया जा रहा है अब नया, उसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। होगा क्या ना, तुम चाहो तो उस पर अपना गोल्ड रख सकोगे, बदले में तुम्हें EGR दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट दे दी जाएगी, और उस रिसिप्ट को तुम यूज करके और सरकारी चीज जो खरीदनी है वो तुम खरीद सकोगे। मतलब ये मान लो डिजिटल पैसा दे दिया जाएगा तुम्हें उस गोल्ड के बदले में, और चाहो तो तुम उसको वापस भी उठा सकते हो, तुम्हारा ही गोल्ड रहेगा, बस सरकार उसे अपने पास में रखेगी। दैट्स ऑल। काइंड ऑफ गोल्ड लोन की तरह लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से भी नहीं है। ये इस प्रकार से है, ऐसे मान लो हम देखते हैं ना कि जब हम सोना वगैरह लेके आते हैं अपने देश में, मान लो बाहर से तुम सोना लेके आए हो, तो उस सोने को चाहो तो वहीं पे एक्सचेंज करवा सकते हो, वो सोना सरकार ही रख लेगी, सरकार तुम्हें पैसे दे देगी बदले में। दैट्स ऑल, यही है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है तालिबान से, मतलब अफगानिस्तान से, यानी कि हम देखते हैं तालिबान ने कहा है कि हम वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, हम देखते हैं जो मोनार्की चलती थी 1964 में USSR के आने से पहले, उस मोनार्की ने जो वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा था, तालिबान ने कह दिया है हम उसको लागू कर देंगे। और बाय द वे एक चीज और कही है कि जो शरिया लॉस है उनको तो हम फॉलो करवाएंगे ही, और अगर इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज है जो शरिया लॉ को वायलेट करती है तो उसको हटा दिया जाएगा। मतलब शरिया लॉस तो रहेंगे, उस संविधान की उस चीज को हटा दिया जाएगा पुराने की जो शरिया लॉ को वायलेट करेगी। और बाय द वे अगर ये हो जाता है लागू तो अच्छी बात है, महिलाओं को कम से कम वोट करने का राइट मिल जाएगा जो कि पहले था मोनार्की में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एस्ट्रोसेट को लेके। हम देखते हैं हमारा मेडन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसेट, जो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल जो बॉडीज है उनके ऊपर रिसर्च वगैरह करती है। इसरो की पहली ऐसी बॉडी थी, तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी। तो इसको आज 6 साल पूरे हो गए हैं। बाय द वे जब इसको लॉन्च किया गया था पहले 2015 में, तब ये कहा गया था कि ये अगले 5 साल तक ही चलेगी, यानी कि 2020 तक ही चलेगी। लेकिन आज इसने 6 साल पूरे कर लिए और अभी भी अच्छे से काम कर रही है। और बाय द वे PSLV C30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एक छोटी सी न्यूज है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वर्ल्ड हार्ट डे को लेके। आज देखते हैं 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे है, और सन 2000 से हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया था। और जो कार्डियोवेस्कुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए है ये। और हम देखते हैं वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, उसने भी डाटा निकाला है इसी डे पे कि तकरीबन 18.6 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख लोग हर साल हार्ट डिसीज की वजह से मर जाते हैं। तो हार्ट के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहिए, उसी के लिए ये डे बनाया जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है अमेजोन को लेके कि अमेजोन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है अमेजोन के द्वारा भारत में। इसमें क्या होगा ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देना, बच्चों को इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए बचपन से ही तैयार करना, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो दैट्स ऑल, ये काम अमेजोन कर रही है हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल्स में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है ग्रीस को लेके। हम देखते हैं ना फ्रांस ने अभी जो पनडुब्बियां वगैरह और जो युद्धपोत थे वो बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने डील ही तोड़ दी, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ में कर ली, तो यहाँ पे फ्रांस गुस्सा हो गया। लेकिन हाल ही में वो डील
जो फ्रांस ने बनाए हुए थे, अब वही है ना कि उतना बर्बाद तो जाने नहीं देगा ना फ्रांस पैसे। तो फ्रांस ने ग्रीस के साथ में एक डील कर ली है, उसको 3 युद्धपोत बेचेगा वो। और जो फ्रांस के जो पीएम है अपन जानते हैं मैक्रोन प्रेसिडेंट, और ग्रीस के प्रेसिडेंट है क्वारिकोस, उन दोनों के बीच में डील हुई है ये। और ग्रीस मतलब जो यूनान का पार्ट है भाई, पहले यूनान कहा जाता था, आज ग्रीस, सिंपल सी बात है। एक नेक्स्ट न्यूज है मिताली राज को लेके। ओडीआई की रैंकिंग्स लॉन्च हुई हैं अभी हाल में, जो हर 2-3 महीने में होते हैं। तो ओडीआई की नई रैंकिंग के अनुसार जो हमारी मिताली राज है, जो ओडीआई रैंकिंग में हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 पे थी, वो सड़क के नीचे आ गई 4th नंबर पे। और वहीं हम देखते हैं कि नंबर 1 पे इस समय लिजेल है, लिजेल जो ऑस्ट्रेलिया की है, वो नंबर 1 पे आ गई है ओडीआई रैंकिंग में। और हमारे यहाँ की जो झूलन है वो 2nd नंबर पे आ गई है ओडीआई रैंकिंग में, महिलाओं में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पॉलिटिकल पार्टी के जो डोनेशन है उन सब चीजों को लेकर, कि तकरीबन 2000 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये हमारे जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन, जो अनरजिस्टर्ड है और पॉलिटिकल पार्टी बनकर रखी है और काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, या तो केवल पन्नों में चल रही है, ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसी 2000 पार्टीज या तो जो अनरजिस्टर्ड नहीं है, या जो रजिस्टर्ड है और काम नहीं कर रही है, केवल पन्नों में काम कर रही है, पेजों में काम कर रही है, फाइलों में काम कर रही है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 2700 नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो काम करती हैं, और उनमें से 2000 खत्म कर दी जाएंगी, ये कहा जा रहा है। और हम बात करें ना कि देख पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बनती क्यों है, तो ज्यादातर बनती है डोनेशन की वजह से। हम जानते हैं कि डोनेशन में 100% एग्जेम्पशन मिलता है अगर तुम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो बहुत से लोग काम यही करते हैं कि डोनेशन दे देते हैं, वैसे मतलब इकट्ठा डोनेशन दे दिया। जैसे 1 लाख रुपए मानो मेरा टैक्स आने वाला था, जो मुझे टैक्स रिटर्न बनना था, वो मैं पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दूंगा। बदले में क्या होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी मुझे कैश के रूप में बदल के आधा या कुछ पैसा मुझे दे देगी, तो मेरा टैक्स भी लौट आता है काफी परसेंट तक। उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, और लोग वही है कि काला पैसा सफेद करने के लिए लोग बहुत यूज करते हैं। यही हम देखते हैं कि कई बार जो एनजीओ में तुम काम करते हो, एनजीओ में तुम्हारे जितना भी तुमने पैसा दिया उसमें केवल 50% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है तुम्हें, और पॉलिटिकल पार्टी में 100% मिलता है। तो वही है ना कि जो लोग बनाते हैं कानून वही उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं और किसी को बताते भी नहीं है। तो यही चल रहा है। और हम जानते हैं कि अरुण जेटली ने तो इसमें और भी अच्छा काम कर गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जारी कर गए थे, जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसने दिया, कहाँ दिया। तुम हमने दिया, हमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, और हमें दुनिया में बताने की जरूरत भी नहीं है कि हमने किसको दिया, क्या दिया, कुछ नहीं। और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है इससे बहुत ज्यादा, सिंपल सी बात बोल तो। एक नेक्स्ट न्यूज है जो मेघालय से आई है, कि मेघालय में मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मेग ई ए। तो मेग ई ए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा ना, जो गवर्नेंस है, जो मेघालय गवर्नेंस है, उसको डिजिटाइज किया जाएगा, उसको ऑनलाइन किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि 2030 तक मेघालय को एक हाई इनकम स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सके। चाहे गवर्नेंस की बात हो गई, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो गई, इंटरप्रेन्योरशिप की बात हो गई, वहीं प्राइमरी सेक्टर्स की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इन्वायरमेंट की बात कर लें, इकोसिस्टम की बात कर लें, हर चीज जो गवर्नेंस से जुड़ी हुई है उन सब चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा और उनको ई प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाएगा, जिससे मेघालय की प्रगति करने में और तेजी लाई जा सके। तो दैट्स ऑल, यही मिशन है जो मेग ई ए प्रोजेक्ट है। दैट्स ऑल इसके बारे में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पीएम माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को लेके। पीएम फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस, इसके दो नाम है, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस और फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस। और शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो PMFME। ये क्या ना, ये एक स्कीम है जो लॉन्च की गई थी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। इसी में सीड कैपिटल मॉडल को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है कल। अब ये सीड कैपिटल मॉडल क्या है, पहले अपन स्कीम के बारे में जानते हैं, फिर सीड कैपिटल मॉडल सब जानते हैं। तो बेसिकली जितने भी अपन देखते हैं नए प्रोजेक्ट होते हैं, जब भी कोई MSME खड़ी होती है या मान लो कोई छोटा स्टार्टअप खड़ा होता है, तो उसको पहले फंडिंग चाहिए होती है। कई बार उनके पास में खुद होते हैं, कई बार उनके पास में एंजल ब्रोकर्स आ जाते हैं, कई बार अलग अलग तरीके से फंडिंग मिल जाती है, कई बार फंडिंग नहीं भी मिलती है। तो उस फंडिंग को कई बार उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार कर देती है कुछ हद तक।
अगर वो उस स्टार्टअप में या उसके आइडिया में बहुत ज़्यादा दम है तो इसके लिए पीएमएफएमई स्कीम लॉन्च की गई थी। अब ये जो सीड कैपिटल मॉडल है ये क्या करेगा, ये सीड कैपिटल मॉडल ऐसे पर्टिकुलर लोगों को चुनेगा जिनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं स्टार्टअप को लेके, और उनको फंड करेगी केंद्र सरकार। इसके लिए 2020-21 से लेके 2024-25 के बीच में, यानी कि तकरीबन 5 साल के लिए एक 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। और बाय द वे याद रखना, ये केवल और केवल उन स्टार्टअप्स तो उनके लिए होगा जो एसएचजी के द्वारा शुरू किए जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा शुरू किए जाए। ऐसा नहीं है कि अपन तुम जाकर शुरू करने और कैंसर का फंड करें, नहीं। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा काम करेंगे, स्टार्टअप चालू करेंगे, क्योंकि उनके तो नॉन प्रॉफिटेबल होंगे ना, स्टार्टअप का यूज करेंगे, वो उधर से पैसे कमाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगाएंगे, तो इसलिए कैंसर का उनकी मदद करेगी। दैट्स ऑल, एक छोटी न्यूज थी। और हाँ, मिनिमम इनको 40,000 का ही लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं। बराबर। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेके। देखो, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट अलग है और क्रिमिनल कोर्ट अलग है, दो अलग अलग है। इंटरनेशनल कोर्ट जो हम देखते हैं वो 90s के टाइम पे बनी थी, क्रिमिनल कोर्ट 2002 में बनी है, बहुत अंतर है। क्रिमिनल कोर्ट क्या है, एक लास्ट रिजॉर्ट मानी जाती है। वॉर क्राइम की बात कर ले, जेनोसाइड की बात कर ले, तो ये सारे लास्ट रिजॉर्ट अगर तुम कह लो कि, तो वो क्रिमिनल कोर्ट ही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें हुआ क्या ना, बाय द वे इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड के हेग में, और वहीं पे आईसीजे का भी है। अब इसमें ना अपन देखते हैं अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हुए हैं, बहुत सारे जेनोसाइड्स हुए हैं पहले, तो इनके केस चलते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान में शांति आने लगी थी, तो क्रिमिनल कोर्ट ने इनके केसेस पे स्टे लगा दिया था, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति भी थे, उन सब लोगों ने कह दिया था कि नहीं, हम ये केसेस को कम करेंगे। और उस टाइम पे था कि तालिबान था, ये था, वो था, तो इन लोगों ने केसेस पे स्टे लगा दिया था। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये सारे के सारे केसेस फिर से खोल दिए गए हैं अफगानिस्तान में जो चल रहे हैं उनके खिलाफ में। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट बेसिकली क्या है ना, इसकी प्रायिकता थोड़ी कम है। वजह, इसकी पहली बात तो खुद की कोई जांच बॉडी नहीं है। अगर ये कोई केस कर रही है तो खुद से जांच तक नहीं करवा सकती, कोई बॉडी ही नहीं है इसके पास में। और ये ज्यादातर देखते हैं कि बड़े देशों के पक्षधर है, मतलब बड़े देशों के खिलाफ तो कुछ इनका वो नहीं आता वर्डिक्ट, और छोटे देशों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े वर्डिक्ट सुना रखे हैं ना, तो ये भी एक सीन है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जुडिशियरी को लेके। न्यूज क्या है, एडिटोरियल है कि जुडिशियरी के माध्यम से हम देखते हैं ना, देखो, राज्य जुडिशियरी के माध्यम से लोगों को नुकसान वो फायदा पहुंचाता है, और लोगों को जुडिशियरी के माध्यम से ही न्याय पहुंचाता है। वहीं हम बात करें ना कि जब जुडिशियरी लोगों को समय बाधित न्याय नहीं दे पाती, एक समय पे न्याय नहीं दे पाती, समय पता ही नहीं है कब तक न्याय मिलेगा, तो उस वजह से लोगों का विश्वास कम होता जाता है। अपराध के जो आधार पे जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सोचो किसी पे अपराध, किसी वर्डिक्ट के आधार पर गिरफ्तार किए गए, वो 5-6 साल तक कोर्ट में है, उसका केस चल रहा है, लंबे लंबे केस चल रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक पता पड़ता है कि वो मुलजिम नहीं था, तो उन 5-6 साल का जो हर्जाना है वो कौन देगा? उसको जो हरेस किया गया, उसको जो उम्र गई उसकी, उसको हर्जाना कौन भरेगा उस चीज का? और जो अपन कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन तो है ही है ये, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए भी यह चीज बहुत डिजास्टरस है कि न्याय की देरी होना न्याय ना मिलने के बराबर हो जाता है, और जिन्होंने सही काम किए होते हैं उनके लिए तो जो और ज्यादा बुरी बात है। लोग पेन में होते हैं, लोग सफर कर रहे होते हैं, तब वो आते हैं जुडिशियरी के पास में कि जुडिशियरी उनकी बात सुनेगी और जुडिशियरी उनको रिलीफ पहुंचाएगी। जुडिशियरी का इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन जुडिशियरी पे जो लाखों विचाराधीन मामले हैं जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ना 40% केस 3 साल से पहले सॉल्व नहीं हो पाते, और बल्कि इसका इंटरनेशनल एवरेज देखें तो कैसा, केवल 1% है इसका, कि इंटरनेशनली केवल 1% केस ऐसे हैं जिनको 3 साल लग जाते हैं सॉल्व होने में, और इंडिया में 40% ऐसे केस हैं जिनको 3 साल लग जाते हैं सॉल्व होने में। वहीं हम देखते हैं जो रिच लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए न्यायपालिका स्पीड अप कर दी जाती है, और चाहे तो न्यायपालिका धीमी भी कर दी जाती है। उनको लगता है कि हाँ इसमें हमें कुछ हो सकती है, जेल हो सकती है, तो वो लोग धीमी कर देते हैं, वो केस चल रहे हैं 25-25 साल तक। और वहीं पता पड़ी न्यायपालिका इतनी तेज कर दी जाती है कि 2 दिन में फैसले आ जा रहे हैं उन लोगों के।
रिच और पावरफुल लोगों के। और इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से आम आदमी का भरोसा जुडिशरी पे उठता जा रहा है। ये बात हमारे सीजीआई रमन्ना जी ने भी कही है। हम देखते हैं कि जनवरी 2006 में तकरीबन 292 लाख केस पेंडिंग थे, और आज जब हम जुलाई 2021 की बात करते हैं तो तकरीबन 449 लाख केस पेंडिंग है। 449 लाख केस जो है वो पेंडिंग है। ये डबल हो गए हैं पिछले 14 साल में, 15 साल में। 23 लाख केस ऐसे हैं जो हर साल बढ़ जाते हैं, पेंडिंग केसेस, मतलब 23 लाख पेंडिंग केसेस और हो जाते हैं हर साल। इसकी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में उतने न्यायाधीश ही नहीं है जितने केस हैं। न्यायाधीशों के जो पद हैं, उनको जो पद भरे जाने चाहिए, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो लोग सॉल्व करते हैं, केसेस में मदद करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको भरने के लिए जो स्वीकृत पद हैं उन पे नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर जुडिशरी में जितने भी स्वीकृत पद हैं उनको भी अगर लोगों को नियुक्त कर दिया जाए, प्लस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में इनबिल्ड कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी से क्या होगा ना कि ये पर्टिकुलर केसेस हैं जिनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सॉल्व किया जा सकता है, तो उनको जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। वर्चुअल हियरिंग करके केस सॉल्व कर दिए जाए। हाइब्रिड जुडिशियरिज्म लेके आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली लोग मैटर को फाइल कर सकें, लोगों के लिए सुगम हो जाएगा, उनको हर बार कोर्ट तक नहीं जाना। अगर कोई चाहे तो अपनी वर्चुअल हियरिंग ही करवा सके, क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए हर आदमी दिल्ली भगता है, अपने घर से ही वर्चुअल हियरिंग करवा सके। इतनी चीजें अगर हम कर लेते हैं, केवल इतनी चीजें, तो हम दुनिया की टॉप 10 देशों के जो कोर्ट्स हैं उनमें आ जाएंगे। केवल हम वर्चुअल चीजें कर लें, जितने न्यायिक पद हैं उनको पूरों को भर दें, और साथ साथ में टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में बढ़ावा दे दें। लेकिन ये सब करने में काफी देर हो रही है, जिस वजह से आम इंसान का जुडिशरी पे धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा है। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ था इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है ब्यूरोक्रेट्स और सोशल मीडिया को लेकर। देखो है क्या ना, इसमें पूरा क्वेश्चन ही ये है कि ब्यूरोक्रेट्स जो लोग होते हैं, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, IFS, उन लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जरूरी भी है। देखो आज के जमाने में हम देखते हैं जरूरी भी है कि सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। काफी लोग सोशल मीडिया पे है, हमारे देश दुनिया के लोग सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जिससे लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, उसमें ना लोगों को नेशन के बारे में बताया जाता है, नेशन की सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, राजनीतिक प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, आर्थिक प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बताया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनको कहीं भी सोशल मीडिया के नए डायमेंशंस के बारे में नहीं बताया जाता, ना ही उन लोगों को आने वाले और कई ऐसे डायमेंशंस हैं जिनसे ब्यूरोक्रेट्स गेट टुगेदर करते हैं, सामने देखते हैं कि हाँ ये चीजें सामने आने वाली हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग में सिखाया ही नहीं जाता। हमें ट्रेनिंग को भी बदलने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या नाम, हम कहते हैं ना कि डेस्क टू डेस्कटॉप, ये जो चीज है ये तुम नए ब्यूरोक्रेट्स में फिर भी कर सकते हो, लेकिन पुराने लोगों में ये करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों में डेस्कटॉप की आदत ही नहीं है, पिछले 20-30 साल से बैठे हुए हैं। एक एग्जाम्पल, इसी के लिए हम देखते हैं मिशन कर्मयोगी चलाया गया था, कि जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को डिजिटलाइज करना है, ये सब चीजें करना है, उन लोगों को चलाया गया। लेकिन ये मिशन हम देखते हैं ज्यादा सफल रहा नहीं है। जो ट्रेडिशनल नेशनल हम देखते हैं नेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, नोशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसको बनाए रखना भी जरूरी है हमें, क्योंकि हायरार्की भी मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर सब लोग सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, हर कोई वही देखते हैं ना कि अपन जाते हैं किसी ब्यूरोक्रेट के पास में, तुम लगे हो, वो कह रहा कि हाँ साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, सर परमिशन नहीं मिल रही, तुम बाहर बैठे हो। वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जिसमें एक एक करके सबको वो देखते हैं, सोशल मीडिया उन बाधाओं को तुम्हारे लिए खत्म कर देता है और तुम लोगों को सीधे कनेक्ट कर देता है। ये काफी हद तक फायदेमंद भी है और काफी हद तक नुकसान भी। सोशल मीडिया का यूज करने से जो कहते हैं ना कि एनाटोमेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वहीं एक ग्रुप दूसरा ये भी कहता है, देखो एक तो ये कहता है कि एनाटोमेटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जिस हिसाब से हमारे देश को काम करना चाहिए, जो हायरार्की मेंटेन करना जरूरी है, वो खत्म हो जाएगी, तो लोगों में उनके प्रति भय नहीं रहेगा, जो भय रहना भी जरूरी है एक हायरार्की में। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो लोगों की रियल लाइफ एस्पिरेशंस, रियल लाइफ जो नीड्स है लोगों की, वो चीजें ब्यूरोक्रेट्स को पता पड़ती है।
आज सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, किसी ने फोटो खींच के डाली और किसी ब्यूरोक्रेट जो उनके यहाँ काम करता है उसको टैग कर दिया कि सर ये देखो, यहाँ पे हमारा पोल टूटा है, यहाँ पे ये पानी की पाइपलाइन फटी है, तो वो तुरंत के तुरंत तुम्हारे पास पहुंची, उसको तुम तुरंत समाधान कर सकते हो। तो ये भी एक चीज है, इससे फायदा भी है नुकसान भी। कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट इन पब्लिक और गवर्नेंस इन सीक्रेसी, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें गवर्नमेंट इन सीक्रेसी एक बार चल जाएगी, लेकिन गवर्नेंस तो तुम पब्लिकली ही करते हो ना। वो चीज सोशल मीडिया के द्वारा सीक्रेसी खत्म होती जा रही है, ये भी कहना है एक ग्रुप ऑफ लोगों का। वहीं दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों का कहना ये है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स को लोगों के बढ़ावा देता है, लोगों को और ज्यादा सरल बनाता है कि वह अपने राइट्स को बचा सकें, और उनको बचाने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है वो उन लोगों को ज्यादा एक्सेसिबल बना देता है इन लोगों के लिए। लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों को जागरूकता बढ़ती है डेमोक्रेसी के प्रति। जैसे एक इंडिविजुअल का भी नुकसान होता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, मेरी सुनने के लिए सोशल मीडिया पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ऑल द वे इस एडिटोरियल में कंक्लूजन यही दिया गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, ऐसे बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जो पब्लिक यूजेस है उस आधार पे अगर वो लोग यूज करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इंडिविजुअल यूज के लिए जब वो यूज करने लगते हैं, लोगों से आपस में कांटेक्ट करने लगे, मान लो तुमने अपनी जगह के 4 लोग हैं जिनको कांटेक्ट करने लगे, फिर तो केवल ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए बायस हो जाएंगे ना। तो वो पब्लिक कांटेक्ट के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए यूज करना अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल यूज के लिए ब्यूरोक्रेट्स को जब भी इंडिविजुअल यूज के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो बहुत संभल के यूज करना चाहिए। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। और आज की बात करें अगर 29 सितंबर की, तो यही था जो हमारे करंट में हमारे एग्जाम के लिए जाना जरूरी था। दैट्स ऑल।